जय हिंद साथियों। चलिए शुरू करते हैं 20 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट 2024 की है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें आप देखेंगे कि पावर्टी, गरीबी को कई आंकड़ों से मापा जाता है, कई डायमेंशन से इसको मेजर किया जाता है, पावर्टी को मेजर किया जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये क्या है? ये इंटरनेशनल मेजर है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पावर्टी का। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को मेजर करने के लिए ये रिपोर्ट आती है, ये इंडेक्स बनाया जाता है, मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे अभी हम डायमेंशन देखेंगे कौन कौन से डायमेंशन हैं। इसके पहले ये देख लेते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स रिपोर्ट को डेवलप कौन करता है। तो दिस इज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI एंड UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव का और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। पहली बार कब ये लॉन्च की गई थी? तो ये पहली बार 2010 में आई थी अंडर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च करता है UNDP, उसी में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को इंक्लूड किया गया था और अब तब से वो पब्लिश किया जा रहा है एनुअली बाय ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन HDRs, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के साथ। तो आपने ये देखा कि ये किसके साथ डेवलप होता है, तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है। और ये कब से शुरुआत हुई है? तो 2010 से शुरुआत हुई है। इनका मेजरमेंट का बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ये लोग मापते हैं पावर्टी को? तो पावर्टी इज असेस्ड एट इंडिविजुअल लेवल, ये बात याद रखनी है आपको, इंडिविजुअल लेवल पे, ना कि ग्रुप लेवल पे या फैमिली लेवल पे। इंडिविजुअल एक कितना गरीब है, एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति कितना गरीब है, इसका मापन करती है ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अब क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? तो 10 इंडिकेटर्स हैं अक्रॉस 3 डायमेंशंस। ठीक है, 3 डायमेंशंस में 10 इंडिकेटर्स बटे हुए हैं, 3 डायमेंशंस के अंदर 10 इंडिकेटर्स बटे हुए हैं, जिनमें एक व्यक्ति की गरीबी को मापा जाता है। ठीक है, MPI आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया कैसे बताया जाता है कि कोई व्यक्ति मल्टी डायमेंशनली गरीब है? तो कोई भी व्यक्ति अगर डिप्राइव्ड है इन 1/3 ऑफ मोर ऑफ 10 इंडिकेटर्स, अगर किसी भी 10 इंडिकेटर में वो 1/3 से ज़्यादा डिप्राइव्ड है, तो ये कहा जाता है कि वो MPI पुअर है, मतलब मल्टी डायमेंशनल पावर्टी पुअर है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पुअर है वो, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इफ दे आर डिप्राइव्ड इन 1/3 और मोर ऑफ 10 इंडिकेटर्स, अगर वो 10 इंडिकेटर्स दिए हुए हैं उनमें से 1/3 इंडिकेटर्स में डिप्राइव्ड है या 1/3 इंडिकेटर्स में से ज़्यादा डिप्राइव्ड है, तो उसको मल्टी डायमेंशनल पुअर कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम लोग डायमेंशंस देखते हैं। तो अभी हमने आपको बताया 3 डायमेंशन के अंदर 10 इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहले 3 डायमेंशंस देखते हैं कौन कौन से हैं। तो है हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड्स है। याद रखिएगा कौन से 3 डायमेंशन है? तो हेल्थ डायमेंशन है, HEL। ठीक है, HEL, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ में क्या है? हेल्थ में न्यूट्रिशन की बात करता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी का इंडिकेटर है। ठीक है, हेल्थ में 2 और इंडिकेटर है, क्या क्या नाम है इनका? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये हेल्थ के अंदर आते हैं। इसके बाद सेकेंड डायमेंशन है एजुकेशन। एजुकेशन में क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? बेसिक इंडिकेटर्स, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। तो ये हो गए हमारे 4 इंडिकेटर्स, बचे 6 इंडिकेटर्स। ठीक है, हेल्थ में हमने 2 इंडिकेटर्स देखे, एजुकेशन के डायमेंशन में हमने 2 इंडिकेटर्स देखे। अब हम लोग तीसरे डायमेंशन लिविंग स्टैंडर्ड में इंडिकेटर्स देखेंगे। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है और एसेट्स हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्या है? कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है और एसेट्स है। ये सारी चीज़ें लिविंग स्टैंडर्ड्स में आती हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स में 6 क्राइटेरिया है, 6 इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं और हेल्थ में भी 2 इंडिकेटर्स हैं। तो कुल मिला के हो गए 10 इंडिकेटर्स। कितने डायमेंशन में? 3 डायमेंशन में। कौन से डायमेंशन? हेल्थ डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के बारे में देखा, कौन उनको डेवलप करता है ये देखा, कब वो पहली बार इंक्लूड किए गए थे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में ये देखा, मेजरमेंट के बेसिस क्या होते हैं ये देखे, डायमेंशंस देखे और डायमेंशंस के अंदर बटे हुए इंडिकेटर्स देखे।
यूएनडीपी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यूएनडीपी के साथ ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जॉइंटली कोलैबोरेट करके मल्टी डायमेंशनल पावर्टी को रिलीज करता है। तो यूएनडीपी के बारे में देखना एक स्वाभाविक सी चीज़ हो जाती है बैकग्राउंड देख लेने में और कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर लेने में। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंट्रीज को डेवलप होने में मदद करती है। डेवलप कब होगी? जब गरीबी दूर होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये क्या करती हैं, यूएनडीपी क्या करता है, ये हेल्प करता है कंट्रीज को ताकि वो अपनी गरीबी को दूर कर पाए और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर पाए, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट को भी प्रमोट करें। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिले। इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ है यूएनडीपी का? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशंस का भी हेडक्वार्टर्स है, तो न्यूयॉर्क सिटी में यूएनडीपी बेस्ड है। कब बना था? फाउंडिंग डेट 1965 में ये फॉर्म हुआ था। ये बात याद रखनी है, 1965 में फॉर्म हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिलीज करते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी ये रिलीज करते हैं यूएनडीपी। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने रिपोर्ट्स देख ली, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये 3 बहुत अहम रिपोर्ट हैं जो कि यूएनडीपी रिलीज करता है। नीति आयोग ने अपना नया एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट रेज किया है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो नया एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर द ईयर 2025 इज 1.9 ट्रिलियन। ये बात याद रखनी है आपको, 1.9 ट्रिलियन जो है एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है, विच इज रेज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है हल्का सा बता दें आपको। तो सरकार के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जैसे बहुत सारी ज़मीनें हो गई, कुछ बड़े बड़े ऑफिसेज हो गए, ठीक है, कुछ बड़े बड़े ब्रिजेस हो गए, कुछ और ऐसी चीज़ें हो गई जिनको यूज़ किया जा सकता है, जैसे पुराने प्लेन्स हो गए। तो ये सब एसेट होते हैं सरकार के पास। अब सरकार क्या करती है, इन एसेट्स को उधार पे दे देती है किसी प्राइवेट बॉडी को या किसी भी ऐसी बॉडी को जो इसकी रिक्वायरमेंट रखती है। उससे क्या होता है, उससे रेवेन्यू होती है। ये मान लीजिए कि आपके घर में 2 कमरे एक्स्ट्रा हैं, तो आपने एक्स्ट्रा टेनेंट को दे दिए कमरे जो भी हैं, उससे आपको रेंट मिला। तो ऐसा ही ये आपने क्या किया, अपना एसेट मोनेटाइज किया। ऐसे ही सरकार भी अपने एसेट्स को मोनेटाइज करती है। जैसे सरकार क्या करती है, जैसे एरोप्लेन है, एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में ढेर सारी जगह होती हैं। तो एयरपोर्ट में क्या होता है कि कई ढेर सारे, आप जाएंगे कभी तो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स खुले होते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है, एक्स्ट्रा एसेट जो है गवर्नमेंट के पास, वो लीज पे देती है बड़े बड़े शोरूम्स को, और इससे उनको गवर्नमेंट को रेंट मिलता है और उनकी रेवेन्यू ग्रोथ होती है। तो इसी चीज़ को एसेट मोनेटाइजेशन कहते हैं। नया एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट नीति आयोग का है 1.9 ट्रिलियन। ठीक है, 1.9 ट्रिलियन फिगर याद रखिएगा। ओवरऑल टारगेट कितना है अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? तो ये है 6 ट्रिलियन का। ठीक है, 6 ट्रिलियन का एसेट मोनेटाइजेशन का टारगेट है। एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, अभी हमने यहाँ बताया, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू या ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज बाय अनलॉकिंग इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट्स। जो भी पब्लिक एसेट्स हैं, जैसे कोई ज़मीन हो गई, कोई ब्रिज हो गई, कोई रेलवे ट्रैक हो गया, कोई ट्रेन हो गई, ट्रेन का डिब्बा हो गया, एयरपोर्ट्स के कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके अंदर स्पेसेस है, उनको स्पेस को लीज पे दे दिया किसी प्राइवेट बॉडी को। तो ये सारी चीज़ें एसेट मोनेटाइजेशन में आ जाती हैं। मोनेटाइजेशन फिजिकल ईयर 24 में कितना हुआ था? तो 1.56 लाख करोड़ का ये एसेट मोनेटाइजेशन हुआ था, एज अगेंस्ट टारगेट ऑफ 1.8 लाख करोड़। 1.8 लाख करोड़ का टारगेट बनाया गया था 24 में एसेट को मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन जो पहुंचा था, जो एक्चुअल था, वो 1.56 लाख करोड़ ही रेज हो पाया था या अचीव हो पाया था। ठीक है, नीति आयोग के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इसके चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, ये आपको पता होगा। सीईओ इस समय है BVR सुब्रमण्यम साहब। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है, और ये 2015 में फॉर्म हुई थी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में फॉर्म किया गया था नीति आयोग को, जिसके चेयरपर्सन होते हैं नरेंद्र मोदी जी, या जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो चेयरपर्सन हो जाते हैं नीति आयोग के। सीईओ कौन है? सीईओ इस समय BVR सुब्रमण्यम साहब है। ठीक है, फोर्ब्स ने इंडिया 100 रिचेस्ट 2024 की लिस्ट निकाली है, तो देख लेते हैं। टॉप पोजीशन पे है मुकेश अंबानी जी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर है। सेकंड पोजीशन में है गौतम अदानी जी, जो कि चेयरमैन है अदानी ग्रुप के। थर्ड पोजीशन पे है सावित्री जिंदल, जो कि मैट्रियार्क हैं ओपी जिंदल ग्रुप की। ओपी जिंदल ग्रुप को ये बिलोंग करती है सावित्री जिंदल। ठीक है, शिव नादर की रैंक 4th हो गई है। इनकी रैंक जो है 3rd थी इन 2023। अब ये इनको सरपास कर लिया है सावित्री जिंदल जी ने। ठीक है, तो हल्का सा याद रखिएगा। वैसे फोर्ब्स से ज़्यादा कोई सवाल आता नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा।
महेंद्र सिंह धोनी बने हैं गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, हल्का सा याद रखेगा। गरुड़ एयर स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है मेरी कॉम और सुनील छेत्री। मेरी कॉम बॉक्सर है, ओलंपिक बॉक्सर है, और सुनील छेत्री इंडिया के फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं इन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये फक्र करने वाली बात है, एकदम प्राउड वाली बात है। सुनील छेत्री साहब जो है बेहतरीन एक फुटबॉल प्लेयर रहे हैं और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ली है। तो ये हमने कुछ ऐसे एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स देख लिए हैं। जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ज्वाइन करेगा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या होता है? तो ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जो कि रिकॉग्नाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पायनियरिंग द यूज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। मतलब क्या हुआ? लाइट हाउस, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या होता है? वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज को यूज करती हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, इन सारी चीज़ों को जब मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है तो उसको कहा जाता है। और अगर वो फैसिलिटी नेटवर्क से जुड़ी हुई है तो इसको ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क कहा जाता है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क कहा जाता है। ये इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसमें लेटेस्ट एंट्री हुई है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड की, जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट इंडियन फॉर्म है जो कि ज्वाइन किया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। यहाँ पे जो है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, ये क्या करता है? ये इनोवेटिव अप्रोचेस रिकॉग्नाइज करता है या प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की बात करें तो ये को फाउंडेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड मैकिन्जे एंड कंपनी इन 2018। ठीक है, 2018 में ये आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मैकिन्जे एंड कंपनी ने मिलकर ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया था। इनका पर्पज़ ये था कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि यूज़ कर रही हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ को, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये इनका पर्पज़ था ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का। इसमें लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है इंडिया से? तो जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड की हुई है, जो कि नोएडा में स्थित है। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रीज इंडिया की देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो रिन्यू है, सिप्ला है, सीएट है, डॉक्टर रेड्डीज है, मॉन्डलेज है, यूनिलीवर है, एसीजी है, स्नाइडर इलेक्ट्रिकल है और टाटा स्टील है। ये सारी जो कुछ यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये पार्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ठीक है, कोहर्ट कंपोजिशन देख लेते हैं तो 19 लाइट हाउसेज हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज के लाइट हाउसेज हैं, एंड 3 सस्टेनेबिलिटी लाइट हाउसेज हैं। 10 कंट्रीज इसमें आती हैं, चाइना है, चेक रिपब्लिक है, जर्मनी है, इंडिया है, मेक्सिको है, सिंगापुर है, स्वीडन, टर्की, स्विट्जरलैंड, वियतनाम। ठीक है, तो ये कुछ नए ग्रुप आए हैं, नए कोहर्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये हल्का सा याद रखिएगा। बाकी आपको ये याद रखना है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क कब आया था, इसका पर्पस क्या था, और लेटेस्ट एंट्री किसकी हुई है अभी हाल ही में इंडिया में। 2024 के पैट्रिक जे मैकगवन अवार्ड्स की बात करें तो ये मिला है 3 इंडियंस को, नारायण मूर्ति जी को, शांतनु नारायण को और अभिनव अस्थाना को। नारायण मूर्ति जी को मिला है इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, शांतनु नारायण को मिला है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एंड अभिनव अस्थाना जी को मिला है एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? पैट्रिक जे मैकगवन अवार्ड। इनको कौन प्रेजेंट करता है? बाय चिराटे वेंचर्स। ठीक है, चिराटे वेंचर्स, या जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन हो आप समझ लीजिएगा। याद रखने वाली बात यह है, मुख्य बात यह है कि पैट्रिक जे मैकगवन अवार्ड्स मिला है नारायण मूर्ति जी को, शांतनु नारायण को और अभिनव अस्थाना को। ठीक है, बैकग्राउंड देख लेते हैं अवार्ड्स का। तो ये क्या है? ये स्टैब्लिश हुआ था 2016 में। उन लीडर्स को रिकॉग्नाइज करता है जो टेक और एंटरप्रेन्योरशिप में एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। ठीक है, जो भी ग्लोबल टेक लैंडस्केप और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करते हैं, वैसे लीडर्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। और इस बार के अवार्ड रेसिपिएंट्स हैं नारायण मूर्ति जी, शांतनु नारायण जी एंड अभिनव अस्थाना जी। ठीक है, तो ये 3 नाम आप बस याद रखिएगा पैट्रिक जे मैकगवन अवार्ड्स के लिए। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि क्यों दिया गया है। तो नारायण मूर्ति जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट से मिला है इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स, शांतनु नारायण जी को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड अभिनव अस्थाना को एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है ये कर्मयोगी सप्ताह के अंदर हुआ है। कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक इनॉग्रेट किया गया है। इसमें क्या है, जितने भी इंडिविजुअल हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है सिविल सर्वेंट्स की, उनको एनहांस किया जाएगा। ठीक है, ये पार्ट है मिशन कर्मयोगी का, जो कि लॉन्च किया गया था सितंबर 2020 में। अभी हम लोग मिशन कर्मयोगी के बारे में आगे में चर्चा करते हैं। नेशनल लर्निंग वीक का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो भी लर्निंग है, डेवलपमेंट है अमंग सिविल सर्वेंट्स, उसको एनहांस करेगा, वन गवर्नमेंट ईथोस को प्रमोट करेगा, और नेशनल गोल्स और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी प्रमोट करेगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव की। कर्मयोगी का कमिटमेंट है भाई कि हर घंटा, हर एटलीस्ट 4 घंटे जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, अपनी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी हफ्ते में। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी लिंक्ड लर्निंग ड्यूरिंग वीक एटलीस्ट 4 आवर्स, तो 4 घंटे की एटलीस्ट लर्निंग करनी पड़ेगी अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, नेशनल लर्निंग वीक इनिशिएटिव के अंतर्गत अब हम लोग बात कर लेते हैं मिशन कर्मयोगी की। मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2020 को। ठीक है, इसका गोल क्या था, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स एंड एनहांस गवर्नेंस। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, किसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो इंडिया में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। तो लगभग ये 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ को कवर किया था मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, तो ये इसके लिए नॉन प्रॉफिट कंपनी सेटअप की गई थी टू मैनेज आई गॉट कर्मयोगी। अभी हम लोग आई गॉट कर्मयोगी के बारे में भी देखेंगे, जो कि है ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, ताकि अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो सके और कॉम्पिटेंसी में इजाफा हो सके। ठीक है, तो की ऑब्जेक्टिव हमने देखा अभी, कैपेसिटी बिल्डिंग करना इंडियन सिविल सर्वेंट्स की, नया नेशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, कैपेसिटी बिल्डिंग एट इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसेस लेवल्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कैसे ट्रेन किया जाएगा, तो अभी हमने देखा आई गॉट एक प्लेटफॉर्म है, आई गॉट कर्मयोगी, जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है। और आपने देखा ही कि नेशनल लर्निंग वीक जब भी होता है तो उसमें यही बोला जाता है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो एटलीस्ट 4 घंटे हफ्ते में निकाल कर अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जो कि डेवलप करती है ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ की, इंडियन सिविल सर्वेंट्स को लेके क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। इनमें कौन कौन होते हैं, तो इनको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूड्स यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, पब्लिक एचआर प्रैक्टिशनर्स, थिंकर्स, ग्लोबल लीडर्स एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज। ठीक है, सैलियंट फीचर्स क्या क्या है मिशन कर्मयोगी के, तो सैलियंट फीचर्स ये है मिशन कर्मयोगी का कि ये ऐसे रूल बनाता है, ऐसे रोल बनाता है, ताकि जो भी जिस चीज़ में भी किसी भी इंडियन सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी डेवलप हुई है, कॉम्पिटेंसी है, वैसा ही रोल उसको दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा ही जॉब एलोकेट किया जाए जिससे उसकी कॉम्पिटेंसी अलाइंड हो। जैसे कोई रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत डेवलप है तो उसकी रेलवे की जॉब दी जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रखा जाए, किसी की कॉम्पिटेंसी है पब्लिक डीलिंग में तो उसको पुलिस फोर्स में रखा जाए। तो ऐसे जॉब्स को एलोकेट करना, ताकि जो भी इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी से वो अलाइन हो। साथ ही साथ ऑन साइट लर्निंग हो, जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उनको ऑन साइट लर्निंग दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए टू सिविल सर्वेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर ऑफ साइट लर्निंग। साथ ही साथ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए उनको। इसके बाद सिविल सर्विस पोजीशंस को कैलिब्रेट किया जाए अंडर फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज। वही है, मतलब कि उनका रोल कैसा हो, उससे रिलेटेड एक्टिविटी कैसी हो, और उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से ही सारी रोल्स और एक्टिविटीज़ डिसाइड हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हमने देखा है, विच डिलीवर्स वर्ल्ड क्लास ई लर्निंग कंटेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को भी चाहिए कि आराम से वो पढ़ सकें, तो ऐसी ट्रेनिंग देने के लिए, ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इवैल्यूएशंस हैं, वर्क असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं इससे रिलेटेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ बातें हो गई हमारी मिशन कर्मयोगी से रिलेटेड। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन अभी हाल ही में होस्ट किया गया है। ओकेजन ये था कि 31 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। तो आपको याद रखनी है डेट और वेन्यू। तो वेन्यू क्या है, न्यू दिल्ली है, और डेट है 19 अक्टूबर 2024। 31 फाउंडेशन कौन सेलिब्रेट कर रहा है अपना, तो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कर रहा है। कैसी कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या नाम था कॉन्फ्रेंस का, तो राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन, ये थीम याद रखिएगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा। ये 31 फाउंडेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ओकेजन पर हो रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की।
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था 1993 में एज पर प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में पास हुआ था। इसी के अंतर्गत ये बोला गया था कि एक कमीशन होना चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ को डेवलप करे, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 93 में पास हुआ था। उसी के बाद से ही 93 में ही 19 अक्टूबर 1993 को NHRC का गठन हुआ था, इस्टेब्लिश हुई थी। इनका पर्पस क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो बॉडी पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन से बनती हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट एक्ट एज वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, जो ह्यूमन राइट्स की देखभाल करती हैं इंडिया में, फोकसिंग ऑन राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये है भैया कि राइट्स इनके अंदर डिफाइन हुए हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट, गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फोर्सिएबल बाय कोर्ट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ये है कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के हैं, उन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए, उन्हीं को एग्जीक्यूट करने के लिए NHRC का गठन किया गया है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल माइलस्टोन्स क्या क्या रहे हैं तो देख लेते हैं हल्का सा। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था, जिसको अडॉप्ट किया था UN ने। फिर 1991 में पेरिस प्रिंसिपल्स आए थे। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है पेरिस प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है पेरिस प्रिंसिपल्स जो है ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट से रिलेटेड है पेरिस प्रिंसिपल्स, ठीक है। पेरिस प्रिंसिपल और पेरिस एग्रीमेंट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पेरिस प्रिंसिपल ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है और पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 1993 में क्या हुआ था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था, जिसके चलते क्या हुआ था? NHRC का गठन हो गया था। इसी के साथ साथ ये भी बोला गया था, ये भी स्थापित किया गया था कि स्टेट लेवल कमीशन भी बनाए जाएंगे। जो सेंट्रल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के परव्यू में आएगा, और स्टेट लेवल कमीशन उन राइट्स के वायलेशन को देखेगा जो कि स्टेट के अंतर्गत होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं। अब देख लेते हैं कॉम्पोजिशन NHRC का। NHRC में कौन कौन लोग आते हैं? तो NHRC में चेयरपर्सन होते हैं प्लस 8 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं प्लस 8 मेंबर्स होते हैं, 4 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 डीम्ड मेंबर्स। कॉम्पोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन और 5 मेंबर्स होते हैं प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अभी हम लोग एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को देखेंगे। तो चेयरमैन प्लस 5 मेंबर्स। चेयरमैन कौन होते हैं? अ पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों या तो वो जज रहे हों सुप्रीम कोर्ट के, वो हेड कर सकते हैं, चेयरपर्सन हो सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। फुल टाइम मेंबर्स में कौन होते हैं? तो फुल टाइम मेंबर्स में या तो जज हो सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट रिटायर्ड हो, ठीक है, तो ये हो सकते हैं। प्लस 3 मेंबर्स हो सकते हैं एक्सपर्ट इन ह्यूमन राइट्स, और जिनमें से एटलीस्ट 1 विमेन हो। तो ये हो गया हमारा NHRC का कॉम्पोजिशन। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? तो जो भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के हेड होंगे वो NHRC का पार्ट होंगे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी हेड होंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो भी चेयरपर्सन होंगी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो भी हेड होंगे या चेयरपर्सन होंगे, साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे NHRC के कॉम्पोजिशन में। अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे होता है? तो ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है, सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट साहब उसके बाद अपॉइंटमेंट करते हैं। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के। तो राज्यसभा और लोकसभा के जितने जो भी लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन हैं वो रहेंगे, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के रहेंगे, स्पीकर लोकसभा के रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब रहेंगे। ये फॉर्म होती है सिलेक्शन कमेटी, जिसको हेड करते हैं चेयरपर्सन। ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करती है कि कौन चेयरपर्सन होंगे NHRC के और कौन मेंबर्स होंगे। फिर ये इनको रिकमेंड करती है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है ये नेम्स, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जो भी नेम्स उनको रिकमेंड किए गए हैं फॉर NHRC कॉम्पोजिशन, ठीक है। जर्मनी के साथ इंडिया ने लेबर मोबिलिटी पैक्ट साइन किया है। देख लेते हैं क्या है इसका पर्पस। तो इसका पर्पस यही है कि जितने भी लेबर हैं उनकी मोबिलिटी एनहांस हो सके, जो भी उनका मूवमेंट है वो फैसिलिटेट हो सके, ठीक है। तो फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्किल्स बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। तो ये हल्का सा याद रखिएगा कि इंडिया और जर्मनी के बीच लेबर मोबिलिटी पैक्ट साइन हुआ है।
तो बात करते हैं जर्मनी की। ये आपको जर्मनी का मैप दिख रहा है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो जर्मनी, शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न बाउंड्री से। तो जर्मनी नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है डेनमार्क के साथ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये डेनमार्क है, इसके ऊपर डेनमार्क है ये, ठीक है। क्लॉकवाइज चलें तो फिर क्लॉकवाइज चलें ऐसे, बाल्टिक सी आ गया। जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी, ठीक है। जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी। फिर ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में पोलैंड है और चेक रिपब्लिक है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलें, बाल्टिक सी के बाद आएगा पोलैंड, पोलैंड के बाद आएगा चेक रिपब्लिक। जर्मनी के साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी के जस्ट साउथ में, एकदम इमीडिएट साउथ में है स्विट्जरलैंड, आपको दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड। वेस्ट में है फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। और नॉर्थ वेस्ट में है नेदरलैंड्स। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी भी है, ठीक है। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज और बॉर्डरिंग मैरीटाइम बॉर्डरिंग बॉडीज भी हो गई, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी, नॉर्थ वेस्ट में है नॉर्थ सी जर्मनी के, ठीक है। तो आराम से आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई कई बार यही पूछा जाता है कि जर्मनी से कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे यूक्रेन जब न्यूज़ में था तो कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया था कि यूक्रेन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हमको ऐसे ही मेजर जो कंट्रीज हैं दुनिया की, उनके बॉर्डरिंग नेशंस और मैरीटाइम बाउंड्रीज को देख लेना है, ठीक है। तो हमने देखा नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में है डेनमार्क। ईस्ट में कौन है, पोलैंड और चेक रिपब्लिक। साउथ में कौन है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। वेस्ट में कौन है, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स, ठीक है। ये नेदरलैंड्स हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया और ये फ्रांस हो गया। और मैरीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है, नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी है। और इनको जोड़ने वाला एक कैनाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कील कैनाल, ठीक है। ये देखिए, ये कील कैनाल आपको दिखेगा, ठीक है। ये कील कैनाल जो है दिख रहा है आपको, जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ता है। ये जो ब्लू में है, जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये कील कैनाल है, ठीक है। ये कील कैनाल है, ये बीच से निकलता है, यहाँ से ऐसे जोड़ देता है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है, कील कैनाल किससे किसको कनेक्ट करता है। तो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी को या नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है कील कैनाल, ठीक है, कील कैनाल। कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जर्मनी के। तो जर्मनी के जोग्राफिकल रीजन्स में है सबसे पहले सेंट्रल अपलैंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, जैसे हार्ज माउंटेन्स, थुरिंजियन फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ओर माउंटेन्स और श्वाब एल्प्स, ठीक है। तो ये कुछ फॉरेस्ट है यहाँ पे या माउंटेन्स है, आप देख लीजिए। ये थुरिंजियन फॉरेस्ट है, थुरिंजियन बेसिन है। ये ओर माउंटेन्स है, ये बवेरियन फॉरेस्ट है। बवेरियन आप जानते हैं ना, BMW जो है यहीं की कंपनी है, बवेरियन मोटर वर्क्स, BMW, तो यहीं की है, बवेरियन फॉरेस्ट के इर्द गिर्द उसका ऑफिस है, ठीक है। ये बवेरियन एल्प्स हो गया, ये बवेरियन एल्प्स हो गया। उसके बाद ये देखिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट में आपको ब्लैक माउंटेन्स दिखेंगे। ब्लैक माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ब्लैक माउंटेन से ही डेन्यूब रिवर निकलती है, ठीक है। ब्लैक माउंटेन से ही राइज होती है डेन्यूब रिवर, ये आपको ध्यान देना है। ये राइन प्लेन्स हो गए और ये रेंशे मैसिव हो गया, ठीक है। इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको डेन्यूब याद रखना है, ये कहाँ से निकलती है, ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। सबसे हाईएस्ट पीक जर्मनी की जो है वो है जुट्स्पिट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जुक्सपिट्स, ये हाईएस्ट पीक है जर्मनी की। और ये किसके साथ है, ये ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिया के बॉर्डर, ऑस्ट्रिया जर्मनी के बॉर्डर पे ये स्थित है, एकदम साउथ में देखिए, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किसका, रेड, ये ठीक है। ये देखिए जहाँ पे रेड हम आपको डार्क कर रहे हैं, यहीं पे है जुक्सपिट्स, ये हाईएस्ट पीक है जर्मनी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मेजर रिवर्स देख लेते हैं। राइन रिवर है, जो कि निकलती है स्विस एल्प से, लेकिन जाती है जर्मनी से होते हुए, ठीक है, जर्मनी से होते हुए राइन जाती है। फिर एल्ब रिवर है। एल्ब रिवर क्या है, एल्ब रिवर जो है ये निकलती है, फ्लोज फ्रॉम चेक रिपब्लिक, यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते ये जाती है नॉर्थ सी तक, ठीक है। फिर ये नॉर्थ सी तक चली जाती है, ठीक है। ये देखिए आपको एल्ब दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद डेन्यूब रिवर है, विच ओरिजिनेट्स इन ब्लैक फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोज ईस्ट अक्रॉस यूरोप टू ब्लैक सी, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में अपना ड्रेन करती है, ठीक है, ब्लैक सी में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी है, डेन्यूब रिवर। मेजर लेक्स कौन से हैं जर्मनी में, तो लेक कॉन्स्टेंस है और लेक म्यूरिट्स है, ठीक है। ये एंटायरली जर्मनी में है, और लेक कॉन्स्टेंस जो है ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, यहाँ पे ये यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस है, ठीक है। यहाँ
यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने बात कर ली जर्मनी के कुछ फिजिकल फीचर्स की, और प्रीसीडिंग स्लाइड में हमने इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना लेटेस्ट बाय एनुअल ट्रेड आउटलुक रिलीज किया है, जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स अक्टूबर 2024। तो हल्का सा याद रखिए, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स इसकी रिपोर्ट है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल कौन है? तो गोजी ओकोंजो इवियाला जो है डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल है। आप इनकी नेशनैलिटी बताइए, ये कौन सी कंट्री से आती है? गोजी ओकोंजो इवाला, ये डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल है। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात कर लें तो इसका हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और ये 1995 में फॉर्म हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर्स हमने देखा जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को, जब मैराकेश एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि मैराकेश संधि या मैराकेश एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है। डब्ल्यूटीओ के पहले क्या बॉडी थी? तो डब्ल्यूटीओ के पहले जो बॉडी ट्रेड और टैरिफ्स को डील करती थी उनका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में। ठीक है, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, ये बात याद रखिएगा। फिर 1948 से 1995 तक, 1994 तक गैट ने काम किया था। गैट के बाद मैराकेश एग्रीमेंट साइन हुआ था 1995 में, जिसके बाद आ गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पर्पस क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है उनको रेगुलेट करना, फैसिलिटेट करना, नेगोशिएट करना जो भी ट्रेड एग्रीमेंट्स है, और जो भी डिस्प्यूट हो जाते हैं कई बार इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर, तो उनको रिजॉल्व करना। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी इनका एक कार्य है। गवर्नेंस विद इन यूएस, तो डब्ल्यूटीओ जो है ये कॉपरेट करता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ। ट्रेड फैसिलिटेशन, तो ये क्या क्या कवर करता है डब्ल्यूटीओ? गुड्स कवर करता है, सर्विसेज कवर करता है, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी कवर करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसको कवर करता है? गुड्स को, सर्विसेज को, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को। तो ये हमारी चर्चा हो गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे। हमने देखा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स, एस्टैब्लिशमेंट, प्रेडेसेसर, पर्पस और ट्रेड फैसिलिटेशन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है साउथ एशियन डेवलपमेंट अक्टूबर 2024 अपडेट, विमेन, जॉब्स एंड ग्रोथ। तो याद रखिएगा, साउथ एशिया डेवलपमेंट अक्टूबर 2024 अपडेट, विमेन, जॉब्स एंड ग्रोथ किसकी रिपोर्ट है? तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, विमेन, जॉब्स एंड ग्रोथ। हो सकता है आपको ILO दे दे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दे दे ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाए जॉब्स और ग्रोथ देख के। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, साउथ एशिया डेवलपमेंट अक्टूबर 2024 अपडेट, विमेन, जॉब्स एंड ग्रोथ जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट टाइटल में या इस रिपोर्ट में इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट किया है, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया है फिजिकल ईयर 2025 के लिए। तो ये 7% फोरकास्ट किया है इन्होंने, याद रखिएगा। 2026 के लिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो जीडीपी ग्रोथ होगी इंडिया की वो है 6.7%। ठीक है, तो फिजिकल ईयर 25 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वर्ल्ड बैंक की इंडिया को लेकर, वो 7% है, और फिजिकल ईयर 26 के लिए 6.7% है। ये बात याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? अजय बांगा जी हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC USA में, और ईयर कब इस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक? तो 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स के बारे में बात कर ले तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट स्टेटिस्टिक्स, पॉलिसी रिसर्च रिपोर्ट्स, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये कुछ वर्ल्ड बैंक की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, आप इसको एकदम रट लीजिएगा क्योंकि एकदम डायरेक्टली इसे सवाल पूछा जाता है। एक बार तो UPSC में भी पूछा गया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसकी है, शायद 2016 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट से संबंधित। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। तो आपको सबका ईयर ऑफ फॉर्मेशन देख लेना है क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग में ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो है 1944 में ही आया था। ये वर्ल्ड बैंक के साथ ही आया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की पहली ऑर्गन जो थी वो थी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया? उसके बाद 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन आया।
ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉरपोरेशन जो होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्राइवेट कॉरपोरेशंस को, उनको सपोर्ट करता है कौन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। कब आया था, 1956 में आया था। उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आया, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कब आया, 1960 में आया। उसके बाद आया ICSID 1966 में। ICSID क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो यहाँ पे आता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होता है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ अपनी कोर्ट में ना जाके यहाँ पे उनका सेटलमेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इंडिया इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ये जो है इंडिया की सोवरेनिटी ब्रीच कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया सारी इन चारों का पार्ट है, पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का पार्ट नहीं है। और लास्ट में है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है। 1988 में ये आया था, ठीक है। IBRD कब आया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, 1944। फिर 1956 में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर 1960 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर 1966 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, और लास्ट में मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि 1988 में आया था, ठीक है। तो हम लोग ने वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हम लोग ने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी।